नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस नवीं कक्षा में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। और पिछली जो कक्षा हमारी चल रही है, सौरमंडल टॉपिक जो हमारा चल रहा है, उसमें 2 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। आज हमारा एक तीसरा पार्ट है। सौरमंडल के पहले पार्ट में हमने सूर्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। दूसरे पार्ट में हमने आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ा। आंतरिक ग्रह, ये चारों ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन आंतरिक ग्रहों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ दिया था। आज जो हमारा जो टॉपिक है इस तीसरे पार्ट में, सौरमंडल के तीसरे पार्ट में, वो है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रहों पर हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हमने मंगल तक चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है हमारे इस सौरमंडल के अंदर। तो देखिए, बृहस्पति की सबसे जो मेन बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत हल्का ग्रह है, बहुत हल्का ग्रह है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये सब भारी हैं, है ना, ये ठोस हैं और ये अधिकांशतः गैसीय हैं। ठीक है, ये गैसीय हैं और ये ठोस हैं। ठीक है, आकार में बहुत बड़े हैं, आयतन में ज्यादा है, लेकिन इनका द्रव्यमान कम है, घनत्व तो कम है, बहुत हल्का है। और हल्का कितना है मालूम है? कितना हल्का है? इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है 1.3 है, 1.3। ठीक है, घनत्व इसका 1.3 है ये। अच्छा, नेक्स्ट, इसमें जो घनत्व कम क्यों है? घनत्व कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है या इसके संरचना के जो तत्व जो हैं, इसके आसपास का जो वायुमंडल है वो, और इसकी संरचना में जो तत्व हैं उनमें सबसे अधिक जो मात्रा है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, इनकी मात्रा ज्यादा है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ये गैसें जो है प्रचुर मात्रा में है इस बृहस्पति ग्रह के ऊपर। गैसों की मात्रा अधिक है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर। अब इसमें देखिए, जैसे शनि के अंदर, यहाँ पर शनि के अंदर वलय होते हैं ना, शनि के जो वलय हैं, इस प्रकार से शनि के चारों तरफ जो वलय है, शनि के चारों तरफ, इस तरीके से यहाँ पर भी वलय पाए जाते हैं। इस ग्रह पर भी वलय की उपलब्धता है। लेकिन ये जो वलय है ना, ये वलय बहुत हल्के हैं, ये वलय बहुत हल्के हैं, यानी कि कम मात्रा में। शनि के चारों तरफ तो गैसों के वलय हैं ये, शनि के चारों तरफ भी, लेकिन ये बहुत सघन टाइप से हैं। लेकिन ये यहाँ पर बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के छल्लों की बात यहाँ पर कही गई है बृहस्पति के चारों तरफ। और अणु के चारों तरफ भी छल्लों की बताया गया है, गैसीय छल्ले हैं इनके चारों तरफ भी। लेकिन जो मूल रूप से शनि के छल्ले हैं, ऐसे छल्ले नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला तथ्य है कि एक इस बृहस्पति ग्रह पर एक महान लाल धब्बा पाया जाता है। एक धब्बा पाया जाता है लाल रंग का। वो एक्चुअली क्या है, जो धब्बा जो दिखाई देता है ना, वो धब्बा चक्रवात है, एक चक्रवात है, आंधी है, वो आती रहती है, वो चक्रवात, वो आंधी आती रहती है, और उसी का ये
एक धब्बा सा दिखाई देता है दूर से दिखाई देने पर। ये चक्रवात ये आंधी आती है उसका एक धब्बा सा दिखाई देता है बृहस्पति ग्रह के ऊपर। आगे इसमें जो खास बातें हैं वो खास बातें मैं सारी विस्तार से आपको बता रहा हूँ। इस पर देखिए जैसे पृथ्वी में चुंबकीय गुण होता है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं भूगोल के अंदर तो उसमें चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर इस प्रकार से निर्धारण करते हैं ना। चुंबकीय उत्तर एक्चुअली वास्तविक उत्तर से अलग होता है। कंपास जो उत्तर को दर्शाता है वो वास्तविक उत्तर नहीं होता है, वो चुंबकीय उत्तर होता है। ठीक है, जब आगे प्रैक्टिकल के संबंध में क्लास होगा तब बताऊंगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस जगह पर पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यहाँ पर जैसे पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और प्रबल कैसा होता है, वो कई गुना पृथ्वी के मुकाबले कई गुना होता है, कई गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर रखते हैं यहाँ पर कई गुना होता है और उपग्रह की बात करें तो इसके कई उपग्रह हैं, इसके कई उपग्रह हैं। एक उपग्रह का आपने नाम सुना होगा, उपग्रह का नाम है गैनीमीड। गैनीमीड 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 न केवल बृहस्पति का बल्कि जितने भी ग्रह हैं हमारे इस सौर मंडल के अंदर या सौर परिवार के अंदर, उन सब ग्रहों में भी सबसे बड़ा है गैनीमीड उपग्रह, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ये याद रखने वाली बात है, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौर परिवार का। ठीक है, अगला तथ्य है इसमें एक्चुअली बृहस्पति के बारे में बहुत ज्यादा चीजें हैं। इसको देखो, बृहस्पति पे ऐसा भी माना जाता है कि इस पे रेडियो एक्टिव तत्व हैं और रेडियो एक्टिव तत्व स्वयं की ऊर्जा भी जनरेट करते हैं। जैसे सूर्य की स्वयं की ऊर्जा है, ऐसे यहाँ ऐसा माना जाता है कि कुछ आंशिक रूप से ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसके चारों तरफ बड़े बड़े उपग्रह ये भी चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ। गैनीमीड जैसे उपग्रह है इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक अपने आप में सौर परिवार जैसी स्थिति रखता है। तो इसको क्या कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। लघु सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र की उपमा भी दी जाती है। आप देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, अब भारत कोई महाद्वीप थोड़ी है, लेकिन उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है भारत को। यह कहा जाता है कि भारत जो है उपमहाद्वीप है, यानी कि महाद्वीप में जितनी विभिन्नताएं और विषमताएं पाई जाती है ना, उसी तरीके की अकेले भारत में ही है, भारत की भूमि में है ना। चाहे जलवायु संबंधी विभिन्नताएं हो, जनसंख्या संबंधी हो, है ना, उच्चारण संबंधी हो, तो ऐसे ही जो इस सोलर सिस्टम के अंदर विभिन्नता पाई जाती है ना, वैसी ही विभिन्नता, वैसी ही डाइवर्सिटी वो इस अकेले बृहस्पति में भी पाई जाती है। तो इसको इसीलिए लघु सौर तंत्र कहते हैं, लघु सौर तंत्र कहते हैं। और इसका जो वायुमंडलीय दबाव है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, इसका जो वायुमंडलीय दबाव है वायुमंडलीय दबाव जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक है। 1 करोड़ गुना पृथ्वी की अपेक्षा कितना अधिक है, 1 करोड़ गुना अधिक है। और इसमें और भी जो तथ्य है वो
ये मैंने आपको बता दिया लघु सौर तंत्र क्योंकि स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा है इनके पास, स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा है, इसलिए स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा है, इसलिए लघु सौर तंत्र की संख्या देखी है वायुमंडलीय दबाव 1 करोड़ गुना है किसके मुकाबले, पृथ्वी के मुकाबले। और इसका जो परिक्रमण समय है सूर्य के चारों तरफ, जो परिक्रमण समय है वो है आपका परिक्रमण समय है आपका 119 वर्ष। परिक्रमण समय 119 वर्ष हो गया। और घूर्णन अपने अक्ष पर ये जो घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर ही अपनी धुरी पर जो घूर्णन करता है वो है 9.8 घंटे। 9.8 घंटे। तो ये बृहस्पति के बारे में हमने चीजों को पढ़ा है। पहली बार सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा बहुत हल्का ग्रह है, घनत्व तो केवल 1.3 है, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब में नापते हैं। और वायुमंडल जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस की अधिकता है। वलय की उपलब्धता है लेकिन वो हल्के हैं, वलय हैं लेकिन वो हल्के हैं। और इस पर एक महान लाल धब्बा दिखाई देता है, बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता हुआ। दूरबीनों की सहायता से इस पर देखा गया है, तो वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े धब्बे को देखा। तो वो धब्बा क्या है, एक्चुअली चक्रवात है, आंधियां है ना। और चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल पाया जाता है, पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा है। और कई इसके उपग्रह है। एक उपग्रह है इसका गैनीमीड। गैनीमीड पूरे सौर परिवार में सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। लघु सौर तंत्र कहा जाता है इसको, बृहस्पति को। क्यों? क्योंकि इसका लघु सौर तंत्र का मतलब क्या है कि सौर तंत्र विशाल है लेकिन ये भी एक छोटा सा सौर तंत्र बन जाता है। जैसे एक किसी मॉल के अंदर पूरा मार्केट समा जाता है ना, एक मॉल बनाते हैं, मॉल के अंदर हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक विशाल बाजार होता है उसमें विस्तार से ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो ऐसे ये पूरे बाजार की तरह है, लेकिन ये एक बृहस्पति मॉल की तरह है ना। तो लघु सौर तंत्र है जिसमें स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा है। वायुमंडलीय दबाव जो है वो पृथ्वी से, वायुमंडलीय दबाव जो है वो पृथ्वी से 1 करोड़ गुना ज्यादा है, ठीक है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण जो करता है वो 119 वर्ष में करता है और घूर्णन 9.8 घंटे में कर लेता है। ये जो परिक्रमण काल है ना, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, तो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा ऐसे करके बढ़ता जाएगा। परिक्रमण जो काल है वो बढ़ता जाएगा। परिक्रमण काल जो है सूर्य के नजदीक से जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर किसी ग्रह का परिक्रमण काल आपको याद रहता है और उसे अगले वाले का भूल जाते हैं, ऑप्शन आता है कई बार एग्जाम के अंदर कि बृहस्पति का परिक्रमण काल कितना है, तो आपको बृहस्पति से पहले मंगल का पता है और आपको शनि का पता है, इसका बृहस्पति का भूल जाते हैं आप, तो याद रखना कि शनि से तो कम होगा, मंगल से ज्यादा होगा, ठीक है। किसी भी ग्रह के संदर्भ में ये बात याद रखनी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं दूसरे ग्रह पर आता हूं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये बृहस्पति हो गया हमारा। अब अगला है हमारा शनि। शनिदेव की बात करते हैं। कभी कभी किसी किसी कुंडली में शनि बहुत भारी हो जाता है तो कहते हैं कि भाई शनि भारी हो गया। देखिए ये सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके मध्य में रहस्यमयी ये वलय की उपस्थिति है।
ये जो शनि के चारों तरफ जो बलाएं हैं ना उनकी उपस्थिति है ना। और अच्छा ये जो वलय है ये किस किस से बने हैं, निर्माण किससे हुआ है इनका जो निर्माण हुआ है, वलयों का जो निर्माण हुआ है छोटे छोटे कणों से हुआ है, ठीक है। इनका निर्माण, ये कोई पत्थर या कोई चट्टानी टुकड़े नहीं घूम रहे हैं चारों तरफ, ये छोटे छोटे कण, गैस आदि, ठीक है, छोटे छोटे कण गैस आदि हैं। इसके अलावा इनकी जो संख्या है वो कितनी है, इनकी संख्या, वलयों की संख्या 7 बताई गई है, वलयों की संख्या 7 बताई गई है, सॉरी इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 7, ठीक है। और इन वलयों के बारे में वैसे हालांकि कई चीजें हैं, ये पारदर्शी है, ये तथ्य है, ये पारदर्शी है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, संख्या 7 है और ये पारदर्शी है, ठीक है। और ये सौरमंडल के अंदर ये शनि ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है, पीले तारे के समान, पीले तारे के समान दिखाई देता है। और वायुमंडल जो है यहाँ का, जो बृहस्पति का मैंने वायुमंडल बताया था आपको, वायुमंडल कैसा है, बृहस्पति के समान। अब बृहस्पति के समान मतलब यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इस तरह का ये ज्यादा है, बृहस्पति के समान वायुमंडल है, तो इसका मतलब ये गैसें ज्यादा है, ठीक है। और इसके कई उपग्रह हैं, कई उपग्रह का मतलब यह है कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के ही है, ठीक है। कई उपग्रह हैं, इनमें टाइटन, आपने नाम सुना होगा, एक टाइटन जहाज भी था, टाइटन जो है सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा, ठीक है, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कई उपग्रह हैं और वो देखिएगा नए नए उपग्रहों की खोज होती रहती है, इनकी संख्या अगर अपन बताने लग जाए तो पुस्तकों का जो पब्लिकेशन है वो 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी पुस्तकें होती हैं, और वैज्ञानिक जो है रोजाना नई खोजों में लगे हुए हैं, और नई खोजों में लगे हुए तो नित्य नई जो जानकारियां वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए आप इसके उपग्रहों की संख्या को फिट नहीं कर सकते कि आज इतनी हो सकता है, खोज करके और अलग हो जाए, है ना। तो ये है, पहले मैंने एक किताब में 64 पढ़े थे 4-5 साल पहले, फिर मैंने 80 के आसपास पढ़े, तो इसलिए मैं इनकी संख्या नहीं बता रहा हूँ उपग्रहों की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कई उपग्रह हो गए, टाइटन सबसे बड़ा हो गया, और इस ग्रह के ऊपर, शनि ग्रह के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। ऐसा खोजों में पता चला है कि इसका हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य क्या, पेट्रोलियम से संबंधित कोयला है या पेट्रोलियम से संबंधित तत्व जो यहाँ पाए जाते हैं ना, तो इस प्रकार से इन चीजों की उपलब्धता के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इनका जो परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल, और दूसरा है परिभ्रमण या घूर्णन लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, घूर्णन काल, इसका परिक्रमण काल जो है शनि का 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष, और घूर्णन जो है वो 10.2 घंटे है,
तो घूर्णन 29.5 वर्ष है। और अच्छा एक चीज और, जो अभी हमने बृहस्पति के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो चेक कर लेना कि वो मैंने 119 वर्ष लिखा है या 11.9 वर्ष लिखा है। वो 11.9 वर्ष है, उसको चेक कर लेना, है ना। मेरे को लग रहा है 119 वर्ष बताया मैंने, आप उसको सही करना, आंकड़े को 11.9 है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अगले ग्रह से पहले वाले का जो परिक्रमण काल है वो कम होता है। तो अब 29.5 वर्ष मैं इसका बता रहा हूँ, तो मेरे को एकदम से क्लिक हो गया माइंड में कि ये तो ज्यादा है, इससे पहले वाले का तो बहुत ज्यादा था शायद। तो आप चेक कर लेना, हो सकता है मैंने 11.9 वर्ष बताया हो, तो इसलिए इसको फैक्ट को चेक कर लेना। तो ये शनि के बारे में जानकारी है। दूसरा बड़ा ग्रह है सौर परिवार का, मध्य में एक रहस्यमयी वलय की उपस्थिति है, जो कि छोटे छोटे कणों से या गैस से मिलकर के बना है, और इनकी संख्या 7 है। ये इस प्रकार से 7 है, एक के बाद एक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, इस प्रकार से 7 वलय हैं इसके चारों तरफ, शनि के चारों तरफ, ठीक है। 7 वलय हैं, और ये पारदर्शी, इनमें से आर पार दिखाई देता है, ये पारदर्शी है, आर पार दिखाई देता है, और ये पीले रंग के तारे के समान दिखाई देता है। वायुमंडल में बृहस्पति के समान गैसों की उपलब्धता है। कई उपग्रह जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है शनि का, नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन ये दोनों भी पाए गए हैं। परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है, जबकि घूर्णन काल 10.2 घंटे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको और आगे बताता हूं। आगे जो ग्रह है अपना, वो अब शनि के बाद अरुण स्टार्ट होगा। शनि के बाद अरुण स्टार्ट होगा। अरुण की बात करें अपन, तो देखिए अरुण के तत्व को जल्दी निपटा देते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, इसलिए सारे फैक्ट्स को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, है ना। अरुण जो है वो 7वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। इसके अलावा ये आकार में तीसरा है। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। इसके अलावा अधिक अक्षीय झुकाव है इसका, यानी कि अधिक अक्षीय झुकाव है इसका। तो अधिक अक्षीय झुकाव होने के कारण ये कैसा होगा, मतलब पृथ्वी देखिए इस तरीके से ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और अधिक झुकाव होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे लेटा हुआ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये लेटा हुआ ऐसा रहेगा, तो ये क्या करेगा, परिक्रमा ऐसे करेगा। मान लीजिए लेटे हुए परिक्रमा करेगा तो ऐसा लग रहा है जैसे लुढ़क के जा रहा है, क्या ये लुढ़क रहा है क्या, ऐसे, है ना, लुढ़कता हुआ प्रतीत होगा ये करके। तो अरुण की क्या है कि झुकाव, अधिक अक्षीय झुकाव है, अधिक अक्षीय झुकाव, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये जो अपनी परिक्रमा करता है लुढ़कते लुढ़कते हुए करता है, लुढ़कते हुए परिक्रमा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि अधिक अक्षीय झुकाव है इसका, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और ये लुढ़कते लुढ़कते अपनी परिक्रमा पूरी करता है। अच्छा, ये इसका जो रंग है वो हरा दिखाई देता है, हरा रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा हरे रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा दूरी बहुत ज्यादा है, यानी कि दूरी, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी ज्यादा दूरी है, तो दूरी बहुत ज्यादा है। तो दूरी होने के कारण बहुत ही ठंडा, यानी कि तापमान बहुत कम होता है। दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होने से
तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम है। और तापमान कम है तो इसका मतलब तापमान बहुत कम है तो इसका मतलब जीवन की संभावना नहीं, जीवन की संभावना नहीं। और वायुमंडल जो है, वायुमंडल इसका भी बिल्कुल बृहस्पति के समान है। वायुमंडल बृहस्पति के समान है और इसके भी शनि की तरह वलय होते हैं, अरुण के भी शनि की तरह वलय हैं, पर उतने ज्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि शनि जैसे वलय। एक पुस्तक में मैंने 5 वलय पढ़े और एक पुस्तक में मैंने 9 वलय पढ़े, ठीक है। लेकिन जिसमें मैंने 9 वलय पढ़े हैं वो बाद की पुस्तक है, बाद का पब्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल कितना है साल का, वो है 84 वर्ष। और जो घूर्णन है, घूर्णन काल इसका 10.8 घंटे। तो ये अरुण ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ अरुण ग्रह पर ऐसा भी माना जाता है कि इसके जो ग्रह हैं उन ग्रहों की संख्या जो है, इसके जो ग्रह हैं, इसके जो ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती है। और उन 9 ग्रहों में से जो मुख्य हैं, जो मुख्य ग्रह हैं, उनके बारे में देखिए, अल्फा, बीटा, अल्फा बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये कुछ ऐसे प्रमुख ग्रह हैं इसके, जिनके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर प्रमुख ग्रह हैं। जबकि ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। तो 7वां है आकार में, सॉरी माफ करना, 7वां है स्थान के आधार पर, दूरी के आधार पर, आकार में 3रा है अधिक अक्षीय झुकाव है। इसका झुकाव जो है वो 100 डिग्री से भी ज्यादा है, ठीक है। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये 100 डिग्री से भी ज्यादा झुका हुआ है, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये परिक्रमा जो करता है इसी कारण से लुढ़कते लुढ़कते परिक्रमा करता है। इसका हरा रंग है और दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण तापमान बहुत कम है। तापमान बहुत कम है तो जीवन की संभावना भी नहीं। वायुमंडल बृहस्पति के समान है, बृहस्पति पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस अधिक है, तो यहाँ पर भी ऐसा। शनि जैसे वलय भी पाए जाते हैं, जैसे शनि पे वलय है ऐसे इसके चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वलय की संख्या 5 है, लेकिन कुछ पुस्तकों में 9 भी बताई गई है। परिक्रमण जो काल है, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है वो 84 दिन का समय इसको लगता है। और घूर्णन काल यानी कि अपनी स्वयं की धुरी पर जो घूमता है ये ग्रह, वो 10.8 घंटे पर घूमता है। और इसके जो ग्रह हैं उनकी संख्या 9 है। और प्रमुख ग्रह जो इसके हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये 5 ग्रह प्रमुख हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। अब इसके बाद में एक आखिरी ग्रह आपका और बचता है, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। फिर ये अपना सौरमंडल के ग्रहों की चर्चा जो है या अपने वाय ग्रह जो है इनकी चर्चा समाप्त हो जाएगी। फिर शुक्र ग्रह, गौनी ग्रह इनकी बात करेंगे हम। लास्ट है वरुण। वरुण की हम बात करें तो आकार में देखिए सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो आकार में चौथा ग्रह है, आकार में चौथा।
और सबसे बाहरी ग्रह है, यानी कि बाहरी ग्रह है। और ये जैसे पृथ्वी से शुक्र मिलता जुलता था ना, पृथ्वी से शुक्र मिलता जुलता था, ऐसे ही ये अरुण से मिलता जुलता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अरुण से मिलता जुलता है, अरुण से मिलता जुलता ग्रह है। और इसके बारे में एक और तथ्य है कि इसका जो एक उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन, उसका नाम है, टाइटन नहीं है, ट्राइट्रॉन, उसका नाम है ट्राइट्रॉन। ये उपग्रह रंगीन है, इसका ये उपग्रह रंगीन कलरफुल दिखाई देता है ये उपग्रह, ठीक है। ट्राइट्रॉन ये कलरफुल उपग्रह है इसका। और इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल और घूर्णन काल, परिक्रमण काल जो है वो 165 वर्ष है, बहुत ज्यादा है। और जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल इसका 15.8 घंटे है, ठीक है। परिक्रमण 165 वर्ष में करता है, ठीक है। और ये 165 वर्ष पृथ्वी की एक वर्ष के संदर्भ में है। पृथ्वी की एक वर्ष 365 दिन की होती है, तो 165 गुणा 365 है ना, इतने दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। तो ये आपने ग्रहों के बारे में पढ़ा है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ये ग्रहों की चर्चा अपन समाप्त कर देंगे। इसमें एक तथ्य और रह रहा है, मेरे को याद आ रहा है कि इसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है, इसका वायुमंडल बहुत सघन है। और इसका जो कलर है, इस ग्रह का जो कलर है, वरुण का जो कलर है, वो भी एक्चुअली हल्का पीला है, हल्का पीला है। लेकिन बाहरी जो आवरण है, इसका आवरण जो है वो नीला दिखाई देता है, आवरण नीला दिखाई देता है, ठीक है। आकार में चौथा है, बाहरी ग्रह है, अरुण से मिलता जुलता है। ट्राइटन एक रंगीन इसका उपग्रह है, और परिक्रमण काल 165 वर्ष और घूर्णन काल 15.8 घंटे। वायुमंडल बहुत सघन है और हल्का पीला आवरण है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। तो ये हमने ग्रहों के बारे में चर्चा की है। अब सौर मंडल के अंदर सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इनके अलावा भी तो कुछ अन्य पिंड भी होते हैं ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसको अब अपन उपग्रह की बात करते हैं थोड़ा सा। मैं करता हूँ, क्लास काफी लंबी हो जाती है। उपग्रह क्या होते हैं? वो जो इन ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं पिंड। सूर्य की परिक्रमा ये ग्रह करते हैं चारों तरफ इस प्रकार से, ठीक है। और इनकी भी परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा इसके चारों तरफ परिक्रमा करेगा। चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से। ऐसे यहाँ आ जाएगा, फिर घूमते हुए यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा। तो उपग्रह है, इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रहों को दो श्रेणी में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो प्रकृति ने अपने आप बनाए हैं। जब महाविस्फोट हुआ ब्रह्मांड के अंदर, उस प्रक्रिया में सौर परिवार की रचना हुई, तो वो जो उपग्रह थे वो प्राकृतिक उपग्रह हैं। कृत्रिम उपग्रह कौन से हैं? जो मानव द्वारा छोड़े जाते हैं।
जो मानव द्वारा छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं हम कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रहों में भी आपने सुना होगा कि PSLV इस प्रकार से छोड़े जाते हैं, है ना, चंद्रमा के ऊपर। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की घटना चंद्रमा की घटना चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के साथ परिक्रमा करता है। तो इसके संबंध में दो टर्म्स आपको दिखाई देती हैं। एक दिखाई देती है ब्लू मून और एक सुपर मून। सुपर मून और ब्लू मून, ये क्या है? ये बहुत ज्यादा परीक्षा में एक बार पूछ लिया जाता है, सुपर मून और ब्लू मून, है ना। देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो जैसे उपसौर और अपसौर की स्थिति आती है ना, उपसौर और अपसौर की स्थिति आती है, तो ऐसे ही अपभू और उपभू की स्थिति आती है ना। तो जब चंद्रमा पास होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है आकार में बड़ा दिखाई देता है, आकार में बड़ा दिखाई देता है और अधिक चमकीला दिखाई देता है। जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पास आ जाएगा तो आकार में बड़ा दिखाई देगा चंद्रमा और अधिक चमकीला दिखाई देगा। तो ये आकार में बड़ा और अधिक चमकीला जो दिखाई देता है वो 14% आकार में बड़ा दिखाई देगा और अधिक चमकीला दिखाई देगा वो 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा और आकार में 14% अधिक बड़ा दिखाई देगा। तो वो कब होगा? जब चंद्रमा पास आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये पास आने वाली स्थिति है, इसको कहते हैं हम सुपर मून। ये जो चंद्रमा जो बड़ा दिखाई दे रहा है, अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति को कहते हैं हम सुपर मून की स्थिति। ये सुपर मून है। अच्छा, अब एक स्थिति है ब्लू मून की। तो ब्लू मून क्या है? ब्लू मून में क्या होता है, जब किसी माह में दो पूर्णिमा आती है, दो पूर्णिमा आती है, एक पहली पूर्णिमा और एक दूसरी पूर्णिमा। तो जो दूसरी पूर्णिमा है, जो दूसरी पूर्णिमा है, इस दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जब एक वर्ष में 31 एक माह में 31 दिन है मान लो, और उसमें जो है दो पूर्णिमा आ जाती हैं, तो जो बाद वाली पूर्णिमा है ना, उसका जो चांद होता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। और इस ब्लू मून का और सुपर मून का भारतीय पंचांग कैलेंडर में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी तिथि निर्धारण के लिए इनकी सहायता बहुत ज़्यादा ली जाती है। और इस्लाम धर्म के अंदर चंद्रमा के इन स्थितियों का बड़ा ही महत्व होता है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं मिटा करके और आगे की चर्चा करता हूँ। फिर मैं उल्का के बारे में बताता हूँ। दो चीजें हैं, एक है उल्का, इसको उल्काश्म भी कहते हैं, उल्का को उल्काश्म भी कहते हैं, और एक है उल्कापिंड। ज्यादातर बच्चे इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है, डिफरेंस है। उल्काश्म और उल्कापिंड में अंतर है। इनमें क्या अंतर है? उल्काश्म क्या होते हैं? ये होते हैं सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं। ब्रह्मांडीय कण,
या गैस, धूल आदि से इनका निर्माण होता है। और जो उल्कापिंड होते हैं ये ठोस होते हैं। जो उल्काश्म होते हैं ये क्या करते हैं, ये टूटता हुआ तारा भी इनको कहते हैं। मैं कल दूसरा ले लेता हूं। जो तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना, वो टूटता हुआ तारा भी इनको कहते हैं। टूटता हुआ तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कहीं पर भी कोई उल्का जो है घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और ये उल्का जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है जब ये उल्का, तो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद इसमें क्या होता है, घर्षण होता है। सर्दियों में हम अपने हाथों को यूं करते हैं गर्मी प्राप्त करने के लिए, तो घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो जब ये उल्काश्म ये इस वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो ये जल जाता है, ये जल जाता है। तो जल जाता है तो ये हमको कैसा दिखाई देता है, टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। इसकी एक शर्त ये है कि पृथ्वी से पहले जल जाएगा, पृथ्वी से पहले ही ये जल के नष्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि जब कोई उल्काश्म पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रवेश करके घर्षण होता है, घर्षण के बाद में उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा से वो क्या होता है, पृथ्वी से पहले ही जल करके नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो लाइंस दिखाई देती है वो टूटता हुआ तारा उसको कहा जाता है। अच्छा, उल्कापिंड की बात करें तो देखिए जब ये उल्काश्म ठोस हो, यानी कि उल्काश्म गैस का ना हो करके ये गैस और धूल ना हो, ये ठोस हो, और ठोस होगा ये मान लीजिए ये ठोस है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर भी घर्षण होता है, ये जलता है, लेकिन पूरा नहीं जल पाता। कुछ भाग पृथ्वी से आकर के यहाँ पर टकरा जाता है, पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है कुछ पत्थरों के रूप में, यानी पूरा जलता नहीं है। तो इसको कहते हैं हम उल्कापिंड। धरती पर गिरेगा यानी कि पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा तब तो इसको कहेंगे उल्कापिंड। और जलकर के नष्ट हो जाएगा, पहले ही जलकर नष्ट हो जाएगा तो कहेंगे उल्काश्म। ठीक है, ये उल्काश्म और उल्कापिंड दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और भी आगे बताऊंगा आपको अगला तथ्य। अब पुच्छल तारे की बात करते हैं। पुच्छल तारे क्या होते हैं? पुच्छल तारे को ये दूसरा नाम है पुच्छल तारे का, उसी को कहते हैं धूमकेतु, इसी को कहते हैं धूमकेतु। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, पुच्छल तारे का दूसरा नाम है धूमकेतु। तो देखिए इसकी विशेषता देखिएगा, ये आकाशीय पिंड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं और ठंडे स्थान पर ये पाए जाते हैं। सूर्य से बहुत दूर होते हैं और ठंडे स्थान पर पाए जाते हैं। और जब ये सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो सूर्य के समीप सूर्य से गुजरते हुए इनमें गैसों की एक फुहार सी निकलती है जो पूंछ के समान दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से
ये सूर्य है और सूर्य से दूर यहां पर ये आकाशीय पिंड है और ये बहुत दूर है, बहुत अधिक दूर है। ये ठंडा है, अंधेरे में है, लेकिन किसी भी प्रकार से परिक्रमा करता हुआ ये सूर्य के समीप पहुंच जाता है। और जब सूर्य के समीप यहां पहुंच जाएगा तो तापमान के कारण सूर्य के तापमान के कारण इसका कुछ गैसीय तत्व हैं, जो गैसीय पदार्थ हैं, उनमें क्या होगा, वो जलने लगेंगे, जो पीछे कुछ सी इसमें दिखाई देगी इस प्रकार से। और इस जितना सूर्य के नजदीक आता जाएगा उतना ये पीछे पूंछ जैसे दिखाई देती जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है हमको पूंछ सी। इस पूंछ के कारण ही इसको क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। ये पूंछ के कारण इसको पुच्छल तारा कहा जाता है, ठीक है। और ये पूंछ जैसी जो दिखाई देती है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये गैसों की फुहार है, ये पीछे जो दिखाई देती है गैसों की फुहार है। और ये फुहार कैसी होती है, बहुत चमकीली होती है, बहुत चमक होती है इसकी फुहार, बहुत चमकीली फुहार होती है ये, और चमकीली होती है। और ये भी एक तरीके से टूटता हुआ तारा की तरह दिखाई देता है, बहुत लाइंस दिखाई देती है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन सी। तो धूमकेतु कहते हैं आकाशीय पिंड होते हैं, सूर्य से दूर ठंडे स्थानों पर होते हैं, और ठंडे स्थानों पर से आकर के सूर्य के नजदीक आते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, और गैसों की फुहार के कारण ये पीछे पूंछ सी दिखाई देती है, ये पूंछ बहुत चमकीली होती है। और इसका जो अग्रभाग होता है, इसका जो अग्रभाग है ये वाला है, इसका जो अग्रभाग है उसको जो है कोमा भी कहते हैं, कोमा। अग्रभाग जो है इसको कोमा कहते हैं, क्योंकि अपन जब लिखते हैं तो कोमा लगाते हैं ना ऐसे करके, तो आगे थोड़ा सा अधिक होता है भाग इस प्रकार से, तो इसको कोमा इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पर आऊंगा। और इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना कि जब ये यहाँ पर होता है ना, ये कुछ तारा बहुत दूर होता है, ठंडे एरियाज में होता है, दूर होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया, तो ये सामान्य अवस्था में ऐसे गोलपिंड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता सामान्य अवस्था में। ये तो यहाँ पास में नजदीक आने के कारण पूंछ बनती है, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट रह जाता है आपका पुच्छल तारे के बाद में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, अभी क्षुद्र ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि ये क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में यहां एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पट्टी होती है। देखिए यहां पर मंगल और बृहस्पति के बीच में इस जगह पर, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं जिससे कि समझा जा सके, जगह हो जाएगी यहाँ। मंगल है, सॉरी बृहस्पति है, और इसके बीच में यहां पर इस जगह पर एक पट्टी होती है। यहां पर मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी होती है, और वो सूर्य के चारों तरफ में पट्टी चक्कर लगाती रहती है, सूर्य के चारों तरफ और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो देखिए इसमें एक चीज क्या है खास बात इसमें कि
ये जो चक्कर लगा रहे हैं इसमें ठोस छोटे या बड़े चट्टानी टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे ये सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ, ऐसे इस पट्टी में भी ठोस छोटे या बड़े चट्टानी टुकड़े वो भी परिक्रमा करते रहते हैं। जब विस्फोट हुआ था तो विस्फोट के समय पर ही इनकी रचना हुई थी और ये ग्रहों की तरह ये भी चक्कर लगाने लगे। तो जब ग्रहों की तरह ये भी चक्कर लगाने लगे तो कई बार कोई भी एक क्षुद्र ग्रह कई बार मार्ग से भटक जाता है तो वो किसी ग्रह से जाकर टकरा जाता है या उसके वायुमंडल में नष्ट हो जाता है, तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसके बाद एक बार अपन बौने ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। बौने ग्रह, शॉर्ट में बौने ग्रह की चर्चा करते हैं। बौने ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। तो बौने ग्रह में प्लूटो, शेरोन, सीरिस इस प्रकार के जो ग्रह हैं, जो कि उपग्रह हैं, ये न ग्रह है ना उपग्रह हैं, ये बौने ग्रह हैं। पहले ग्रह हुआ करते थे, ये प्लूटो ग्रह था, लेकिन ये दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता है, इसलिए दूसरे ग्रह की कक्षा को काटने के कारण प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया है प्लूटो से। अब प्लूटो को बौने ग्रह एक नई कैटेगरी बना देगी, बौने ग्रह। हालांकि शेरोन और सीरिस ये भी ग्रहों की श्रेणी में आने वाले थे। ग्रहों की संख्या 9 से बढ़कर के 11 होने वाली थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब चीज़ों को विस्तार से अध्ययन किया तो उन्होंने फिर जो कक्षा को काट रहे थे दूसरे ग्रहों की कक्षा को ग्रह, उनको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो इस प्रकार से ये बौने ग्रह है। तो बौने ग्रह, इसी के साथ में आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है फिर से, तो अपन क्लास को समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।